छोटे से शहर में रहने वाले सच में गंवार ही होते हैं। तुम लोगों को ना तो खाने का ढंग है ना ही पहनने का। अरे नहाने के लिए ऐसे बर्तनों में कौन पानी गर्म करता है भला? तुमको इतनी भी तमीज नहीं कि घर में गीजर लगवा लें। पता नहीं मेरी भी मत्ती मारी गई थी जो नील के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि एक बार भी उसके परिवार वालों के बारे में पता लगाने की नहीं सोची और मैं पागल शादी ही कर बैठी नील से। शायद मुझे ऐसा पता होता कि छोटे शहर का लाइफस्टाइल इतना बोरिंग होता है तो मैं नील से शादी करने के लिए कतई तैयार नहीं होती। नई बहू नव्या यह सारी बातें अपनी सासू माँ सुमित्रा जी को सुना रही थी। सुमित्रा जी पढ़ी लिखी ऊंचे खानदान की एक सभ्य परिवार की सुशिक्षित महिला थी, इसीलिए उन्होंने अपना बच्चा समझकर बहू को एक शब्द भी नहीं कहा। सुमित्रा जी का उसके विरोध में कुछ भी न कहना नव्या को और भी बुरा लगा और वह पैर पटकते हुए वहां से अपने ऊपर के कमरे में चली गई। सुमित्रा जी और कैलाश जी ने अपना 2 मंजिला पक्का मकान अपनी कमाई से बनवाया था। कैलाश जी बैंक में मैनेजर की नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे अपने उसूलों के पक्के थे। उनकी सोच थी कि वे जरूरतमंदों को देकर खाते थे, लेकिन किसी से लेकर नहीं खाते थे। इसीलिए उन्होंने सुमित्रा जी के मायके से कभी भी दहेज की डिमांड नहीं की थी। सुमित्रा जी के पिताजी ने भी कैलाश जी की ईमानदारी को देखकर अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी थी। सुमित्रा जी बचपन से ही अपने पिता के घर में राजकुमारियों की तरह पली बड़ी थी, लेकिन पति के घर में आने के बाद बहुत सी चीजों के अभाव होने के बावजूद भी उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें किसी चीज की कोई कमी के कारण असुविधा हो रही है, बल्कि वे हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती और उसी का परिणाम था कि उनकी इज्जत कैलाश जी की नजरों में बहुत ज्यादा थी। लेकिन नई नवेली बहू नव्या को तो ना ही किसी के मान सम्मान की चिंता थी, ना ही किसी की इज्जत की परवाह। उसको तो जो मन में आता बस वही बोल देती थी। उसने देखा उसकी शादी में उसके पापा ने बहुत से कीमती सामान दिए हैं, लेकिन मेहमानों के आव भगत और लेन देन में व्यस्त होने के कारण दहेज का सारा सामान अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा था। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही नव्या अपने मायके से आए सारे सामान को अपने कमरे में रखने के लिए कह देती है। उसे तो बस यह लग रहा था कि उसका सामान सबसे पहले व्यवस्थित होना चाहिए, लेकिन शादी की व्यस्तता के कारण किसी को भी समय नहीं था उसके सामान को व्यवस्थित करने का। लेकिन नव्या की नजर तो अपने मायके से आए हुए एसी, टीवी, फ्रिज और सोफे पर ही थी कि जल्दी से जल्दी वे सारा सामान उसके कमरे में सेट हो जाए। जब वे बाथरूम में नहाने गई तो उसने अपनी सासू माँ को कई उल्टी सीधी बातें सुना दी कि वे गीजर में गर्म किए गए पानी से ही नहाती है। उसकी आदत नहीं कि वे पतीले में पानी गर्म करे और फिर नहाए। यहाँ तो गीजर भी नहीं है, मैं ऐसे गंवारों की तरह नहीं नहा सकती। तभी सुमित्रा जी ने बात का बतंगड़ ना करते हुए उसे तुरंत पतीले में पानी गर्म करके दे दिया, ताकि बहू को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन नव्या ने सुमित्रा जी को उस पर भी 4 बातें सुना डाली। अरे माँ जी, आप लोग भी कौन से जमाने में जीते हो? मेरे मायके में तो हर बाथरूम में गीजर लगा है, सभी नल से गर्म पानी आता है, हम लोग जब चाहें तब गर्म पानी ले सकते हैं। और यहाँ देख लो, 1 मग गर्म पानी के लिए 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। छी, कैसे रह लेते हो आप लोग ऐसे घर में? बहू ने मुंह बनाते हुए अपनी सासू माँ पर व्यंग्य बाण छोड़े।
फिर भी सुमित्रा जी ने उसे कुछ नहीं कहा और जल्दी से गर्म पानी लाकर दे दिया। नव्या अच्छी तरह से नहाई धोई अपने कमरे में चली गई। उसका पति नील वहीं बैठकर ऑफिस का कुछ काम लैपटॉप में कर रहा था। वह उस पर भड़कते हुए बोली, अरे यार, तुम्हारे घर में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। ना तो बाथरूम में गीजर है, ना ही किचन में आरओ का पानी है। मैं तो नॉर्मल पानी कभी नहीं पीती हूँ। तुम तो जानते ही हो। यार, तुम ऐसा करना, मेरे लिए आरओ के पानी की बोतल मंगवा देना। मैं तुम्हारे घर का नॉर्मल पानी नहीं पीऊंगी, वरना तुम तो जानते ही हो मेरा गला खराब हो जाता है। कहीं मैं बीमार पड़ गई तो। नील ने एक नजर अपनी पत्नी की ओर देखा और मन ही मन सोचा, वाह रे आज की जनरेशन। और फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है बाबा, तुम्हें नॉर्मल पानी पीने की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल खरीद कर ला दूंगा। जितने दिन तुम यहाँ रहोगी तुम उसी का पानी पीना। तभी नव्या आंखें नचाते हुए बोली, ओए मिस्टर, अभी तो बोतल के पानी से काम चल जाएगा, लेकिन जब मैं दोबारा अपने मायके से यहाँ आऊंगी, क्योंकि अब तो तुम्हारे साथ मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना होगा। तब तो मुझे हमेशा आरओ के पानी की जरूरत होगी, इसलिए मेरे दोबारा आने से पहले किचन में आरओ और बाथरूम में गीजर लगवा देना, समझे? मैं तुम्हारी माँ की तरह पतीले से पानी गर्म करके नहाने वाली नहीं हूँ। तभी नव्या को बुलाने एक बच्ची उनके कमरे में आई जो मेहमान थी। नव्या तैयार होकर नीचे चली गई क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी। सुमित्रा जी ने उसे खाने में क्या क्या बनाना है सब समझाकर उसकी मदद के लिए अपनी भतीज बहू को कहकर वे दूसरे काम में व्यस्त हो गई। नव्या ने पहले कभी ज्यादा खाना तो बनाया नहीं था, इसीलिए वह मन ही मन चिड़चिड़ा रही थी। फिर भी वह मेहमानों के साथ मिलकर जैसे तैसे खाना बनाने में लगी रही। जब सभी लोग खाना खाने बैठे तभी कैलाश जी ने 2 रोटी और खाने के लिए मांग ली। तभी नव्या खिसते हुए बोली, पिताजी, अगर आपको रोटी ही खानी थी तो आपको पहले ही बोलना चाहिए। मेरे मायके में ऐसा नहीं होता कि जब जिसका जी चाहा वही खा लिया। वहाँ गिनकर रोटियां बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटियां तैयार मिलेगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी, आज मैं चावल ही खा लूंगी। कहते हुए नव्या गुस्से से कैलाश जी की थाली में 2 रोटी रख देती है और खुद चावल निकालकर अपनी थाली में डालने लगी। कैलाश जी अपनी नई नवेली बहू का ऐसा रूप देखकर अवाक रह गए। उन्हें अपने इस तरह के अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, नव्या का इस तरह का व्यवहार देखकर तो सुमित्रा जी भी चौंक गई थी, पर उनसे अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह बोली, बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो ना रोटी। आप तो रहने ही दीजिए माँ जी, जब ऐसा ही था तो पहले ही क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियां? आप दोनों एक जैसे ही हो। अब चलिए चुपचाप खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाने दीजिए। मेरे मायके में खाने के समय ऐसी बहस नहीं होती। कहकर नव्या गुस्से से जल्दी जल्दी खाना खाने लगी और सबसे पहले खाना खाकर सारे बर्तन वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। शादी में आए 2-4 मेहमान जो रुके हुए थे, वे भी नव्या का ऐसा रूखा सा व्यवहार देखकर दंग रह गए, लेकिन किसी ने भी उस समय कुछ नहीं कहा। जब 2-3 दिनों के बाद सभी मेहमान चले गए, तब नव्या के मायके से आए सारे सामान की
धीरे धीरे फिटिंग होने लगी। नव्या के मायके से जितना सामान आया था लगभग सारे सामान को तो उसके कमरे में रखवा दिया गया था, लेकिन एक बड़ा सा टीवी था जिसे सुमित्रा जी ने सोचा इतने बड़े टीवी को कमरे में ना लगाते हुए हॉल में लगवा देंगे और हॉल का जो छोटा वाला टीवी है उसे बहू के कमरे में लगवा देंगे ताकि उनको भी असुविधा ना हो। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को भी बुलवाया था। नव्या ने जैसे ही अपने मायके का नया टीवी हॉल में लगा हुआ देखा, वे आग बबूला हो गई और गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े टीवी को हॉल में लगवाने की? मेरे पापा ने इतनी महंगी और ब्रांडेड टीवी मुझे मेरे कमरे में लगवाने के लिए दी थी, आपने हॉल में लगवा ली। किसे पूछकर आपने इसे वहाँ लगवाया? सुमित्रा जी बहू की बातें सुनकर रो पड़ी। तभी कैलाश जी बोले, अरे इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है बहू, तुम्हें नया वाला टीवी चाहिए तो वही टीवी लगवा देंगे तुम्हारे कमरे में। हमने सोचा इतना बड़ा टीवी और छोटे से कमरे में रहकर देखोगे तो कहीं आँखों में गलत असर ना पड़े, इसीलिए हमने यहाँ लगवा दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो हम अभी इसे निकलवा कर तुम्हारे कमरे में ही लगवा देते हैं। तभी नव्या बोली, हाँ हाँ, अभी के अभी इस टीवी को निकलवा कर मेरे कमरे में लगवाइए। मेरी आदत नहीं है ऐसे छोटे से टीवी में देखने की। मेरे मायके में भी बहुत बड़ा टीवी लगा है, इसलिए मेरी आदत है बड़े टीवी में ही देखने की। ऐसी घटिया टीवी तो आप लोगों को ही मुबारक हो, कहकर नव्या वहाँ से अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जी अपने पति कैलाश जी से कहती है, क्यों जी, वैसे देखा जाए तो हमारे पास भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप भी नौकरी करते थे और हमारा बेटा भी नौकरी करता है, आपको अभी भी पेंशन मिलती है, हमारा घर खर्च अच्छी तरह से चल रहा है ना। मुझे आज तक किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन जब से बहू हमारे घर में आई है तब से वह हमारे घर में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती है। उसको तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके मायके से ही आया है। अभी हमारे घर आए उसे 4 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इतनी बातें सुना दी है कि 40 साल तक नहीं भूल पाएंगे। अपने मायके का बड़ा घमंड है उसे। कैलाश जी सुमित्रा जी को समझाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं भाग्यवान, बहू अभी नई नई इस घर में आई है, धीरे धीरे हमारे घर का माहौल और हम सबको समझ जाएगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन नव्या किसी काम से बाहर गई हुई थी और सुमित्रा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना घर के डेली के कपड़े नव्या के दहेज में आई वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिए जाएं। सुमित्रा जी के घर में पहले सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी जो कुछ ही दिन पहले बिगड़ गई थी, इसलिए उन्होंने नव्या के दहेज की फुल ऑटोमेटिक मशीन में सारे कपड़े डाल दिए और पहले वाली मशीन की तरह पहले पानी भर दिया और डिटर्जेंट डालकर मशीन चालू कर दी। लेकिन मशीन अनबैलेंस बताकर बंद हो गई और कपड़े धुले ही नहीं। सुमित्रा जी तबीयत खराब होने के कारण सोती रह गई। नव्या जब घर पहुंची तो देखा सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में रखे हुए हैं और धुले हुए भी नहीं हैं और सासू माँ बिस्तर पर आराम फरमा रही है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर क्या था, वह दनदनाती हुई सुमित्रा जी के कमरे में गई और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी
आपने पहले इतना महंगा और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चलाया था क्या, जो आज आपने बिना मुझसे पूछे चला लिया, और वहाँ जाकर देखिए उसका नतीजा क्या हुआ है। कपड़े जैसे के तैसे हैं और वॉशिंग मशीन बंद पड़ी है। तभी सुमित्रा जी हड़बड़ाकर उठी और धम से बिस्तर पर ही गिर पड़ी। उन्हें वहीं चक्कर आ गया, क्योंकि वे कुछ दिनों से उदास सी रहने लगी थी, इसलिए खाना भी कम ही खा रही थी और ऊपर से तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आ गया। नव्या ने उन्हें संभाला और फिर उन्हें पानी लाकर दिया। फिर से नव्या ने अपने मायके के गुणगान गाने शुरू कर दिए। कहने लगी, माँ जी, मेरे मायके में ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं। आपने कभी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन नहीं चलाई होगी, इसलिए शायद आपने पहले पाइप से पानी डाल दिया होगा और मशीन बंद हो गई। उसने उनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, बल्कि मायके के गुणगान करने लगी। अब कुछ दिनों बाद नव्या को अपने मायके जाना था। सुमित्रा जी ने सोचा, बाजार की मिठाइयों में मिलावट होती है, तो क्यों ना घर पर ही शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ अपने हाथों से बनाई जाए, जिससे मिठाइयों के स्वाद में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगी। और उन्होंने एक से एक बढ़कर घर पर ही मिठाइयाँ बना दी और बहू से कहा, बहू, इन मिठाइयों को अपने मायके में लेकर जाओ, देखना ये मिठाइयाँ सबको पसंद आएगी। सुमित्रा जी का इतना कहना था कि नव्या उन पर भड़क गई और बोली, माँ जी, आप अपने इस दकियानूसी ख्यालों से बाहर कब निकलेंगी? मेरे मायके में बड़े बड़े 5 स्टार होटल से मिठाइयाँ आती है। आपके जैसे घर की बनी हुई घटिया मिठाइयाँ नहीं खाते वे लोग। अगर मैं ये सब मिठाइयाँ लेकर जाऊंगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। हम लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, आप लोगों का क्या? ना ही अपनी इज्जत की फिक्र है, ना ही मान सम्मान की। लेकिन मेरे मायके में यह सब नहीं होता, समझिए आप लोग ठहरे गवार। आप लोगों का घर तो छोटा सा है और मेरे पापा की तो बहुत बड़ी हवेली है। मेरे पापा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वह तो नील मुझे पसंद आ गया, इसलिए मैंने पापा से जिद की कि मेरी शादी नील से करवा दें। उन्होंने मेरी शादी नील से करवा दी, वरना आप लोग तो मेरे मायके वालों के मुकाबले कुछ भी नहीं हो। तभी कैलाश जी को बहू की बातें बर्दाश्त नहीं हुई और वे बीच में टोकते हुए बोले, बहू, अब लव मैरिज तो तुमने ही की है, तो कोई क्या कर सकता है? हम लोग तो नहीं गए थे तुम्हारा हाथ मांगने। तुम्हें हमारा बेटा पसंद आया, इसलिए तो तुमने उससे शादी की है। और रही बात हैसियत की, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता बेटा। इंसान का व्यवहार ही सब कुछ होता है। चाहे तो तुम हमारे पूरे मोहल्ले, पड़ोस, यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में भी जाकर पूछ लो, कितना नाम और इज्जत है हमारी। तुम्हें सुमित्रा की बनाई मिठाइयाँ नहीं ले जानी है तो मत ले जाओ, लेकिन बात बात पर अपने मायके की धौंस तो मत दिखाया करो। कैलाश जी की बातें सुनकर बहुत चुप तो हो गई, लेकिन उसका मन सुमित्रा जी द्वारा बनाई मिठाई काजू कतली पर था। वह मिठाई उसकी पसंदीदा मिठाई थी और देखने में किसी 5 स्टार होटल की मिठाई से कम नहीं लग रही थी। इसलिए उसने चुपचाप एक डिब्बा मिठाई उठाया और अपने कमरे में चली गई। सारा सामान पैक किया और वे मिठाई का डिब्बा भी अपने कपड़ों के साथ रख लिया। सोचा बाद में खा लूंगी, क्योंकि उस समय उसका मूड थोड़ा खराब था। और वे मिठाई लेकर अपने मायके चली गई। उसके मायके में जिसने भी
उस मिठाई को खाया। सबने तारीफ की। सभी लोग उससे पूछ रहे थे कि उसने कौन से होटल से खरीदी है। जब उसने अपनी सासू माँ का नाम बताया तो सबने उसकी सासू माँ की खूब तारीफें की। तब नव्या को मन ही मन शर्मिंदगी महसूस हुई। इधर सुमित्रा जी अपने पति कैलाश जी से बोली, क्यों आपने उसे यह सब कह दिया, जाने देते। नहीं सुमित्रा, बात बात पर वे तुम्हारा अपमान करती रहती है। जब देखो तब तुम्हें अपने मायके का घमंड दिखाती रहती है। तुम भी किसी से कम नहीं हो, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक दिन नव्या के मायके से कैलाश जी को फोन आया कि नव्या के छोटे भाई नरेंद्र की सगाई है, जिसमें आप सभी को आना है। कैलाश जी ने उन्हें बधाइयाँ दी और आने के लिए कहकर फोन काट दिया। तभी नव्या का फोन आया और वो कहने लगी, देखिए पापा जी, आप लोग वहाँ आएंगे तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आइएगा। ऐसे फटीचर वाले कपड़े मत पहन लेना, वरना वहाँ इतने बड़े बड़े लोग होंगे, भरी महफिल होगी। तब ऐसा न हो कि मुझे आप लोगों का परिचय देने में भी शर्मिंदगी महसूस हो। 4 लोगों के सामने मेरी नाक मत कटवा दीजिएगा, इसलिए पहले ही बता देती हूँ, वरना आप लोग कहेंगे पहले बताया नहीं था। बहू के मायके में सगाई वाले दिन बेटा नील अपने मम्मी पापा के साथ पहुँच गया। अपने मायके में अपने सास ससुर को आया देखकर नव्या अपना नाक कान सिकुड़ने लगी। उसका व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ना तो उसने अपनी सास के साथ अच्छे से बात की, ना ही मान सम्मान दिया। थोड़ी औपचारिकता निभाने के बाद, चाय पानी पूछने के बाद उनसे किसी ने भी बात नहीं की। बेचारे दोनों सास ससुर जैसे तैसे उसके भाई की सगाई अटेंड करके घर वापस आ गए। दोनों पति पत्नी को बहू के मायके वालों का व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। अब उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि शादी में नहीं जाएंगे, सिर्फ बहू बेटा ही चले जाएंगे। सगाई में हुए अपमान को वे दोनों अभी भी नहीं भूल पा रहे थे। बहू तो बहू, ना ही उसके मायके वालों ने उनके साथ ढंग से बात की थी। बहू नव्या तो बस अपने मायके का दिखावा करने में ही लगी हुई थी। अपने घर जाकर सुमित्रा जी ने कैलाश जी से कहा, सुनिए जी, हमारे कपड़ों में या हमारे रहन सहन में ऐसी क्या कमी रह गई थी? जैसे बहू के रिश्तेदार लोगों ने कपड़े पहने थे, उनसे कहीं अच्छे कपड़े तो हम लोगों ने पहने थे, और मुझे नहीं लगता कि हमारे रहन सहन में कोई कमी थी। अब तो मैं बहू के मायके शादी में नहीं जाऊंगी। कैलाश जी ने भी प्यार से पुचकारते हुए कहा, अरे ठीक है बाबा, मत जाना, कौन तुम्हें जबरदस्ती भेज रहा है? जिस दिन बहू के मायके में शादी थी, उसी दिन सुमित्रा जी की बहन की बेटी की भी शादी थी। इसलिए सुमित्रा जी और कैलाश जी अपनी बहन के घर चले गए और बेटा बहू अपने मायके गए। शादियां अच्छी तरह से संपन्न हो गई और सभी लोग घर आ गए। एक दिन सुमित्रा जी के मायके से फोन आया कि उनके भतीजे को बेटा हुआ है, तो उनको बधाइयां लेकर जाना था। सुमित्रा जी के मायके में यह प्रथा थी कि अगर मायके में कोई भी नए मेहमान का जन्म होता है तो बुआ बधाई लेकर जाती है। इसलिए सुमित्रा जी को भी बधाई में ढेर सारा सामान लेकर जाना था। बच्चों के लिए कपड़े, सोने चांदी के आभूषण और माता पिता के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और भी ढेर सारे उपहार लेकर जाना था। नन्हे मेहमान के स्वागत की खुशी में सुमित्रा जी बधाई के सामान की खरीद करने में जुट जाती है। सुमित्रा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, कितने सालों बाद मेरे भाई के घर में
खुशियों ने दस्तक दी है। मैं तो सोने की चेन, चंद्रमा वाला लॉकेट और बच्चे के हाथ का चूड़ामणि भी लूंगी और घर के सभी लोगों के लिए ढेर सारे उपहार भी ले जाऊंगी। सुमित्रा जी बहुत खुश नजर आ रही थी। कैलाश जी भी सुमित्रा जी को देखकर बहुत ही आनंदित अनुभव कर रहे थे, वरना कुछ दिन पहले हुए आहत से वे दोनों पति पत्नी बहुत ही उदास हो गए थे। सुमित्रा जी ने एक सुंदर सा झूला भी खरीदा जो देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा था। नव्या ने ऐसा सब अपने मायके में कभी नहीं देखा था, क्योंकि परंपरा के नाम पर उसके मायके में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसे यह सब नयापन सा लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। वह अचंभित भी हो रही थी कि उसकी सासू माँ के पास कितना दिमाग है। वह तो उन्हें बिल्कुल गंवारी समझ रही थी, लेकिन वह तो उससे ज्यादा चतुर हैं। उन्हें हर चीज की समझ है। उसने एक दिन अपनी सास से कह ही दिया, माँ जी, मुझे इस घर में आए पूरा 1 साल हो गया। आप एक बार भी मायके नहीं गईं और आज जा रही हैं तो इतना कुछ लेकर जा रही हैं। तभी सुमित्रा जी प्यार से बोली, बेटा, मैं इसलिए 1 साल से अपने मायके नहीं गई क्योंकि मैं अपने कामों में बहुत व्यस्त थी। तुम नई नई आई थी और तुम्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं किया, और आज जब मौका मिल रहा है तो पूरे धूमधाम के साथ जाऊंगी और तुम भी चलना। मेरे भाइयों ने तुम्हें भी निमंत्रण दिया है। तभी नव्या मुंह मटकाते हुए बोली, ना बाबा ना, मैं आपके मायके, और वो भी गांव में। मैं वहां जाकर क्या करूंगी माँ जी? मैं तो अपने घर में ही ठीक हूँ। ना तो आपके मायके में ढंग के घर होंगे, ना कोई ढंग की व्यवस्था होगी। मैं तो वहाँ एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगी। सुमित्रा जी प्यार से बोली, बेटा, तुम एक बार तो मेरे मायके चलकर देखो, शायद तुम्हें वहाँ यहाँ से भी ज्यादा अच्छा लगेगा। नव्या बोली, क्या बात कर रही हो माँ जी, यहाँ से भी अच्छा लगेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी नील वहाँ आ जाता है और कहता है, हाँ नव्या, मम्मी ठीक कह रही हैं। तुम एक बार मामा जी के घर चलकर तो देखो, और अगर तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो हम कार्यक्रम के दूसरे दिन ही वापस आ जाएंगे। मम्मी पापा 2-4 दिन और रुक कर आएंगे। नील की बातें सुनकर नव्या बात को टाल नहीं पाई और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मन ही मन सोच रही होती है कि पता नहीं गांव का माहौल कैसा होगा, वे गांव में रह पाएगी या नहीं। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सुमित्रा जी अपने पूरे परिवार के साथ बधाई लेकर अपने मायके जाने के लिए तैयार होकर निकल गई। जैसे ही वे अपने मायके के गांव में पहुंची तो देखा गांव के बाहरी ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। परिवार के सारे लोगों ने गांव के बाहर खड़े होकर सुमित्रा जी, कैलाश जी और उनके बेटे बहू का बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया। ऐसे भव्य स्वागत को देखकर तो नव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तो सोचा था जब उसकी सास इतनी मिडिल क्लास है तो उनके भाई लोग तो उनसे भी घटिया होंगे। इतना कुछ देखकर तो वह दंग रह गई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जैसे ही मामा जी के परिवार और गांव वालों के साथ वे मामा जी के घर के सामने पहुँचे तो नव्या ने देखा कि एक बहुत बड़ा नक्काशीदार घर बना हुआ है, जो इतना बड़ा है कि ऐसा लग रहा है मानो इतने बड़े घर में 4 से 6 घर एक साथ बन जाएंगे। अपनी सास के मायके के घर को देखती रह गई। अब वे जैसे ही अंदर प्रवेश करती है, क्या देखती है, घर तो पूरा पक्का बना हुआ है। घर का बाड़ा इतना बड़ा है कि उसमें
3 कार आराम से खड़ी हैं। बड़े बड़े दालान हैं, 3-3 आंगन हैं। इतना शानदार घर देखकर नव्या के तो होश उड़ गए। तभी उन्हें पूरे सम्मान के साथ घर के अंदर बिठाया जाता है। फिर सुमित्रा जी की बड़ी भाभी ने उन सबको चावल और सिंदूर का टीका लगाया, उन सब के गले मिली और खूब मान सम्मान दिया। अब आई खाने की बारी। खाने में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ थी। जब सुमित्रा जी, कैलाश जी और उनके बेटे बहू के लिए थालियां सजकर आई तो नव्या तो कटोरियां ही गिनती रह गई। 8 प्रकार की तो सब्जी बनी थी, 3 तरह की रोटियां बनी थी, बाजरा, मक्के, गेहूं के आटे की। रात में खाना खाने के बाद सभी लोग बातें करने लगे। नव्या सीधे अपने सासू माँ के पास गई और उनके पास बैठकर पूछने लगी, माँ जी, मामा जी क्या करते हैं? और आपका मायका इतना बड़ा है लेकिन आपने मुझे कभी बताया नहीं। तभी सुमित्रा जी बोली, बेटा, खानदानी लोगों की यही तो पहचान होती है। मैं तो बचपन से ही महारानियों की तरह पली बड़ी थी, लेकिन शादी के बाद नील के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं अपने पापा से कोई मदद लूं। वे अपने कर्म पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मेहनत करके जितना कमा लिए बस उसी में खुश रहना उन्हें पसंद है। और तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब है, तुम्हारे मामा जी बहुत बड़े जमींदार हैं। इस गांव में सबसे ज्यादा जमीन मेरे मायके वालों के पास है। तभी नील बोला, नव्या, आज पूरे 2 दिन हो चुके हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो क्या घर चलें? तभी नव्या बड़ी बड़ी आंखें निकालकर बोली, नहीं नील, अभी तो मुझे और रुकना है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर तो नव्या के होश ही उड़ जाते हैं कि उसके सासू माँ के मायके वाले इतने पैसे वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने मायके का कभी घमंड नहीं किया। 3-3 कार हैं, इतना बड़ा घर है, फार्म हाउस है, इतनी सारी जमीन जायदाद है, लेकिन कभी भी उन्होंने एहसास भी नहीं होने दिया। और एक मैं हूँ, मैंने तो बात बात पर अपने मायके की धौंस अपने परिवार वालों को दिखाई है। सासू माँ के मायके की औकात के सामने उसे अपने मायके की औकात फीकी लग रही थी। अब नव्या को बार बार वही बातें याद आ रही थी जब उसने सासू माँ को अपने मायके की धौंस दिखाई थी। अब उसकी आंखों के सामने वे सारे दृश्य घूमने लगे कि किस प्रकार उसने अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया था। अब वे अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से भरती जा रही थी। पूरे 4 दिनों के बाद सुमित्रा जी, कैलाश जी और उनके बेटे बहू को सुमित्रा जी के मायके वालों ने पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया। साथ में ढेरों सारे उपहार भी दिए। जब सभी लोग अपने घर आ गए तो नव्या अपने सासू माँ के कमरे में गई और बोली, माँ जी, आपके मायके में सब लोग इतने पैसे वाले हैं, लेकिन आपने कभी भी क्यों नहीं जताया कि आप इतने पैसे वालों की बेटी है, जबकि मैंने आपका कितनी बार अपमान किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ जी, प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा जी नव्या को समझाते हुए कहने लगी, बेटा, मैंने भी अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए तुम्हारे इतने ताने देने के बावजूद भी घर में कलह की स्थिति नहीं आने दी। मुझे विश्वास था कि तुम्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और नतीजा आज तुम्हारे सामने है, इसलिए मैंने अपने मायके का जिक्र एक बार भी तुम्हारे सामने नहीं किया। सासू माँ की बातें सुनकर नव्या ने अपनी सासू माँ को गले से लगा लिया
और रो रो कर माफी मांगने लगी। तभी सुमित्रा जी हंसकर बोली, अरे बुद्धू, कहीं कोई माँ अपनी बेटी से नाराज भी होती है? मैं तो कभी नाराज थी ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था तुम अभी नादान हो। एक ना एक दिन जरूर समझ जाओगी, समझी? और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। धन्यवाद।